मेरी टाउन में कार रिपेयर वर्कशॉप खुले हुए पूरे 8 साल हो चुके थे और अब तक पूरा वर्कशॉप मेरे 4 स्टूडेंट्स के भरोसे ही चल रहा था। उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि वर्कशॉप के लिए उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर कुछ दिन बाद सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी, सीधा आसमान छूने वाली सैलरी मांग ली। इतना ही नहीं, मुझे झुकाने के लिए चारों ने एक साथ जॉब छोड़ने की धमकी भी दे दी। जब मैं ऑफिस में गया, वहां सिर्फ चाउ चियूवी नहीं था, बल्कि ग्वांग, डाई लियू और मिंग भी मौजूद थे। चारों मेरे डेस्क के सामने बैठे आपस में बातें कर रहे थे। चाउ चियूवी बिल्कुल बीच में बैठा था। उसके सामने रखे एस्ट्रे में वो पहले ही 3 सिगरेट बुझा चुका था। मास्टर, बैठिए। मैं नहीं बैठा, बस डेस्क के पास पीठ टिकाकर खड़ा रहा। क्या बात है, बोलो। चाउ चियूवी ने हाथ में बची सिगरेट का आखिरी कश लिया और सीधा एस्ट्रे में बुझा दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मास्टर, हम चारों ने अच्छे से बात कर ली है। ये वर्कशॉप 8 साल से चल रही है, आज तक टिक पाई है तो किसकी वजह से? ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, है ना? किसकी वजह से? हमारी स्किल की वजह से। वर्कशॉप में कस्टमर्स हमारी रिपेयरिंग स्किल देखकर आते हैं, आपकी वजह से नहीं। आप खुद सोचिए, पिछले कुछ सालों में आप कितनी बार गाड़ी के नीचे घुसे हैं। मैं चुप रहा। इसलिए हम चारों को लगता है कि अभी जो थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है वो हमारी स्किल के बिल्कुल लायक नहीं है। हम कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, बस सैलरी में 20% इंक्रीज चाहिए और हम अपनी रिपेयरिंग स्किल के बदले वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। पूरा ऑफिस काफी देर तक बिल्कुल शांत रहा। मास्टर, वर्कशॉप का सारा काम हम ही संभालते हैं, अगर आप अग्री नहीं करते तो? अग्री नहीं करता तो क्या? चाउ चियूवी अचानक खड़ा हो गया और डेस्क पर पड़ा रेंच उठा लिया। उसने उसे जोर से ग्लास टेबल पर पटक दिया। अग्री नहीं किया तो हम चारों आज ही सीधा यहां से चले जाएंगे। मैंने डेस्क पर पड़े रेंच को देखा। वो मेरा रेंच था। उसके हैंडल पर एंटी स्लिप टेप लगी हुई थी। वो टेप मैंने खुद लगाई थी। 8 साल बीत चुके थे और टेप घिस घिस कर बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। मास्टर, अच्छे से सोच लीजिए, हम चारों के बिना ये वर्कशॉप 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसके बाद इसे बंद करना ही पड़ेगा। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने सामने बैठे उन चारों को ठंडी नजर से देखा। 8 साल पहले जब ये लोग पहली बार वर्कशॉप में आए थे, तब इन्हें ये तक नहीं पता था कि टायर का बोल्ट किस डायरेक्शन में घुमाने से लूज होता है। अब मेरी बात सुनो, जो कंडीशन तुम लोगों ने रखी है मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम लोग जॉब छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं अप्रूव करता हूं। आज की सैलरी मैं पूरी सेटल कर दूंगा। कल से तुम लोगों को यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है। चाउ चियूवी 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से और इतने फर्मली डिसीजन ले लूंगा, लेकिन कुछ ही देर में उसने फिर अपना एरोगेंट एक्सप्रेशन बना लिया। बहुत अच्छे चंडाया, बाद में रिग्रेट मत करना। वो गुस्से में मुड़कर बाहर चला गया। मास्टर, आपने सच में उन्हें जाने दिया? उनके जाने के बाद वर्कशॉप का क्या होगा? कल भी 3 गाड़ियां रिपेयर के लिए वेटिंग में है। चिली घबरा गई। घबराओ मत, पहले शॉप बंद कर दो। आज से कोई नया कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जो कस्टमर्स ऑलरेडी आए हुए हैं उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं रिसेप्शन काउंटर पर गया। मुझे अफसोस है, वर्कशॉप में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपकी जो कार रिपेयर के लिए बुक थी वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आखिरी फोन कॉल खत्म करने के बाद मैं खाली वर्कशॉप के बीच में खड़ा रहा। 2 कार लिफ्ट थे, 2 गाड़ियां आधी उठी हुई थीं और टूल्स पूरे फ्लोर पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं घर नहीं गया, मैं शॉप के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो गया। अगली सुबह 6:30 पर मैं वर्कशॉप पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सीधे डेस्क के बीच वाले ड्रॉर पर पड़ी। उसका लॉक किसी ने तोड़कर उखाड़ दिया था। ड्रॉर पूरा खुला हुआ था और अंदर रखा कस्टमर रिकॉर्ड्स का मेटल बॉक्स गायब था। मैं डेस्क के सामने खड़ा रह गया, बस उस टूटे हुए ड्रॉर को घूरता रहा। वो लॉक 6 साल से मेरे साथ था। उस पर अभी भी वो छोटे छोटे स्क्रैचेस साफ दिख रहे थे जो नॉर्मल डेज में चाबी निकालते वक्त गलती से लग जाते थे, लेकिन अब वो मेटल लॉक पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। जब चीली काम पर आई और उसने खुला हुआ ड्रॉर दिखा तो वो भी कांप गई। बॉस, क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए? रिपोर्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जो भी यहां आया था उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। उसे सिर्फ कस्टमर लिस्ट चाहिए थी। चाउ चियूवी के अलावा और कौन हो सकता है? जिस स्टूडेंट को मैंने पूरे 8 साल तक पाला, सिखाया और अपना बनाया, आखिर में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, एक बुरी तरह तोड़ा हुआ लॉक। मैं ड्रॉर को वापस अंदर पुश करने ही वाला था कि फोन बज उठा। ये मेरे एक पुराने कस्टमर का नंबर था। मिस्टर चन, कल रात आपके स्टूडेंट ट्यूवी ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि उसने बाहर जाकर अपनी खुद की वर्कशॉप खोल ली है। उसकी रिपेयरिंग फीस भी 50% कम है। उसने ये भी कहा कि आपकी वर्कशॉप में अब गाड़ी रिपेयर करने वाला कोई नहीं बचा। ये सच है या मजाक? मैंने फोन को जोर से पकड़ लिया। खाली वर्कशॉप के बीच खड़ा था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उस रात मैं घर नहीं गया।
अकेला ही दोनों कार लिफ्ट्स पर लगी एक एक गाड़ी को नीचे उतारता रहा। फिर दोनों गाड़ियों को वर्कशॉप के बाहर रोड के किनारे सही से पार्क कर दिया। 2 गाड़ियां, 2 चाबियां। मैंने एक एक करके हर कस्टमर को फोन किया। जी हां, आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है, कल आकर ले जाइएगा। मैं रिपेयरिंग का कोई चार्ज नहीं लूंगा। मिस्टर चंद, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? जी कुछ नहीं हुआ। आखिरी फोन कॉल खत्म करते करते रात के 11 बज गए। मैं फिर वर्कशॉप के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। बस वहीं चुपचाप बैठा रहा और रोड पर बने टायर के निशानों को घूरता रहा। 8 साल से ये रोड मेरी आंखों के सामने थी। मैं आंखें बंद करके भी इस रोड की हर क्रैक की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता था। तभी फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। सोशल मीडिया पर आहंग क्यून की एक पोस्ट थी जिसमें नए वर्कशॉप की ओपनिंग की अनाउंसमेंट थी। तियोवी कार रिपेयर शॉप, टाउन के एंट्रेंस पर हमारी पहली ब्रांच, पूरी रिपेयरिंग लेबर पर 50% डिस्काउंट। हमारे पुराने कस्टमर जरूर सपोर्ट करें। फोटो में एक चमकदार रेड बैनर लगा था जिस पर बड़े बड़े येलो लेटर्स में यह सब लिखा था। चौ तियोवी वर्कशॉप के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने एकदम नया ब्लू प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसकी मुस्कान आंखों को चुभ रही थी। मैं काफी देर तक उस फोटो को घूरता रहा। फिर मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। अगली सुबह 6 बजे मैं वर्कशॉप पहुंचा। मैंने रोलिंग शटर उठाया और टूल बॉक्स को पूरा खोल दिया। एक एक करके सारे टूल्स बाहर निकालने लगा। रेंच, सॉकेट सेट, टॉर्क रेंच, हेक्स कीज, ये वो सारे टूल्स थे जिन्हें मैंने 8 साल तक पैसे जोड़ जोड़कर खरीदा था। दोनों बड़े बॉक्सेस पूरे टूल से भर गए थे। मैंने क्लीनिंग क्लॉथ उठाया और हर टूल को बहुत ध्यान से साफ करना शुरू किया। मैं बहुत धीरे धीरे साफ कर रहा था। टॉर्क रेंच पर एक जगह रस्ट लगा हुआ था। ये 3 साल पुराना निशान था जब मैंने एक फ्लड डैमेज्ड कार रिपेयर की थी। उस वक्त मैं इसे ड्राई करना भूल गया था, इसलिए ये रस्ट लग गया था। मैंने रस्ट रिमूवर की बोतल उठाई और 2 बार स्प्रे किया। फिर सैंड पेपर से धीरे धीरे रब किया। उसके बाद एक लेयर एंटी रस्ट ऑयल भी लगा दिया। टॉर्क रेंच साफ करने के बाद मैंने सारे टूल्स को एक एक करके अरेंज किया। छोटे से लेकर बड़े साइज तक सबको केयरफुली ऑर्डर में रखा। फिर उन्हें टूल बॉक्स के अंदर सही जगह पर रख दिया। मैं तीसरे रेंच को साफ ही कर रहा था कि चीली आ गई। वो डोर पर ही रुक गई। मुझे जमीन पर बैठकर टूल साफ करते देखकर वो कुछ सेकंड्स तक बस मुझे घूरती रही। बॉस, आज वर्कशॉप में कोई काम नहीं है क्या? एक भी कार नहीं? चीली ने अपना हैंडबैग रिसेप्शन काउंटर पर जोर से रख दिया। हार्डवेयर शॉप वाले लाओ ल्यू ने बताया कि कल वी के लोगों ने टाउन के एंट्रेंस पर एक के बाद एक फायर क्रैकर्स जलाए थे। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड रखी थी। एंट्रेंस पर जो बैनर लगा है उस पर भी बड़े बड़े लेटर्स में 50% लेबर डिस्काउंट लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा स्पीकर भी रोड के बाहर लगा दिया है और बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मेरे हाथ टूल साफ करते रहे। उसने हमारे हर कस्टमर को खुद फोन किया। उन्हें बहला फुसलाकर अपनी वर्कशॉप में कार रिपेयर करवाने के लिए बुला रहा है। रिपेयरिंग लेबर भी आधी करती है। हमारे कुछ पुराने कस्टमर्स भी ऑलरेडी वहां चले गए हैं। अरे बॉस, आपको टेंशन नहीं हो रही है? वो लोग हमारा बिजनेस पूरा लूट रहे हैं। मैंने चुपचाप अभी साफ किया हुआ चमकता रेंच टूल बॉक्स में रख दिया। फिर अगला रेंच उठाया। उसे लूटने दो। चीली हैरान रह गई। बॉस, आप क्यों कह रहे हैं कि उसे लूटने दो? अभी वो जितना ज्यादा प्राइस कट करेगा, बाद में उतनी ही जल्दी उसकी शॉप बंद होगी। लेबर चार्ज को 50% कम करके वो रेंट का पैसा कहां से लेगा? वो कुछ महीने भी नहीं टिक पाएगा। बॉस, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं ये इंसल्ट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। आपने उस कमीने को पूरे 8 साल तक पाला पोसा। उसने आपके घर का खाया, आपके घर में रहा और आखिर में उसने आपके सारे कस्टमर्स छीन लिए और सामने ही वर्कशॉप खोलकर बैठ गया। चीली, जाकर अकाउंट्स चेक करो। देखो पिछले महीने वेयरहाउस में कितने स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक बचा हुआ है। चीली कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरती रही, फिर गुस्से में मुड़कर चली गई। दोपहर के 2 बजे मैंने दोनों टूल बॉक्सेस के सारे टूल्स को अच्छी तरह से साफ कर लिया। मैंने बॉक्सेस के लिड्स बंद किए, फिर उन्हें चुपचाप दीवार के कोने में पुश कर दिया और खड़े होकर एक बार स्ट्रेच किया। पूरा दिन बीत गया, एक भी कार वर्कशॉप में नहीं आई। तभी चीली रिसेप्शन से भागती हुई अंदर आई। बॉस, बॉस जल्दी बाहर आकर ये देखिए। मैं थोड़ा हेजिटेट करते हुए उसके पीछे वर्कशॉप के बाहर आ गया। टाउन के एंट्रेंस की तरफ से बार बार फायर क्रैकर्स की तेज आवाज आ रही थी। साथ में लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। वो जगह यहां से 2 स्ट्रीट्स दूर थी, फिर भी सब कुछ बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा था। मैं हाथ बांधकर वर्कशॉप के बाहर खड़ा रहा, फिर बिना किसी इमोशन के उस तरफ देखा। तियोवे कार रिपेयर शॉप का चमकता हुआ रेड बैनर हवा में जोर जोर से लहरा रहा था। उसकी वर्कशॉप के बाहर कई कार्स लाइन में खड़ी थीं और कस्टमर्स लगातार अंदर बाहर आ जा रहे थे।
क्या ये वही गाड़ी नहीं है जो मिस्टर जाओ की है, हमारी रेगुलर कस्टमर? अभी पिछले महीने ही तो वो गियर बॉक्स ऑयल चेंज करवाने आए थे। मैं चुप रहा। वो व्हाइट यूलिंग कार भी देखो, वो ओल्ड ल्यू के घर की डिलीवरी कार है। बॉस, आप पिछले 3 साल से उसकी सर्विसिंग कर रहे हो। हर बार वो आपकी रिपेयरिंग स्किल्स की तारीफ करता था, लेकिन अब और मत देखो। शटर आधा गिरा दो, आज जल्दी शॉप बंद कर देते हैं। अभी शॉप बंद कर दे बॉस, अभी तो सिर्फ 4 बजी हैं। बंद कर दो। इतना कहकर मैं चुपचाप मुड़ गया और ऑफिस के अंदर चला गया। मैंने डोर बंद कर दिया। अंधेरा मेरे आसपास छा गया, लेकिन अब मेरा लाइट ऑन करने का भी मन नहीं था। मैं अंधेरे में बैठा रहा। 2 गली दूर से दूसरी तरफ का म्यूजिक अभी भी सुनाई दे रहा था, जिसमें पटाखों की आवाज और लोगों की हंसी मजाक भी मिली हुई थी। मेरा फोन फिर से लाइट अप हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज था। मास्टर, क्या आपने मेरी नई शॉप देखी? 50% डिस्काउंट पर रिपेयरिंग का काम काफी अच्छा चल रहा है। मास्टर की शॉप पर अब कोई गाड़ी रिपेयर करवाने आता भी है क्या? अगर शॉप अब और नहीं चल पा रही है तो मुझे बस एक बार बता देना, मैं आपको कुछ कस्टमर्स रेफर कर दूंगा। मैं उन मैसेजेस को बार बार देखता रहा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और फोन टेबल पर फेंक दिया। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं शॉप के पुराने सोफे पर ही सो गया और अपनी वर्कशॉप वाली जैकेट को ओढ़ लिया। रात के बीच में मेरी एक बार आंख खुल गई। पूरी वर्कशॉप घने अंधेरे में डूबी हुई थी। 4 कार लिफ्ट्स वहां खड़ी थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे 4 रोबोट्स के हाथ काट दिए गए हो। मैंने अपने बदन को सिकोड़ा और जैकेट को और कसकर लपेट लिया। अगली सुबह अभी पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई थी। मैं गली के कोने वाले ब्रेकफास्ट स्टॉल पर गया और सोए मिल्क और यूटियाओ खरीदा। बॉस चैन, कल आपका बड़ा स्टूडेंट मार्केट के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसने एक बात बोली थी जो सीधा मेरे कान में पड़ी। उसने क्या कहा था? हाँ, याद आया। उसने कहा, मेरे मास्टर का रिपेयरिंग का तरीका तो 8 जमाने पुराना हो चुका है। अब कौन सा जमाना है जो अभी भी गाड़ी के नीचे घुसकर इधर उधर हाथ से रिपेयर करता है? बॉस चैन, आप उसकी बात का बुरा मत मानना। उसका मुंह कैसा है आप भी तो जानते ही हो। कोई बात नहीं। मैं सोए मिल्क और यूटियाओ लेकर वापस चल दिया। मैंने नजर उठाकर शाओवे की ऑटो रिपेयर शॉप की तरफ देखा। शॉप के सामने फोड़े गए पटाखों के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़े पड़े थे। मैं बिना रुके सीधा अपनी शॉप की तरफ चलता रहा। शॉप के बाहर वाली सीढ़ी पर धड़ से बैठ गया और एक ही सांस में पूरा सोए मिल्क पी गया। यूटियाओ खत्म करने के बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने कॉर्नर में रखे उन दोनों टूल बॉक्सेस को खींचकर बाहर निकाल लिया, जिन्हें मैं पूरा एक दिन बैठकर साफ कर रहा था। मैंने फिर से हर एक टूल को एक एक करके बाहर निकाला और उन चमकते हुए टूल्स को ध्यान से देखने लगा। उसके बाद मैंने कॉर्नर में पड़ी एक पुरानी प्लाईवुड की शीट निकाली। मैंने उस पर जल्दी जल्दी कुछ लाइंस लिख दी। मुश्किल से मुश्किल कार प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट, जो गाड़ी दूसरी शॉप्स रिपेयर नहीं कर पाती, उसे यहां ले आओ। ये तुम क्या बकवास लिख रहे हो? साइन बोर्ड है। कौन सा साइन बोर्ड? नया साइन बोर्ड। नया साइन बोर्ड लगाए हुए दूसरा दिन हो गया, लेकिन उससे एक भी कस्टमर मेरी शॉप पर नहीं आया। आखिर तुमने इस बोर्ड पर यह सब लिखा ही क्यों है? मुश्किल से मुश्किल कार प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। इस पर कौन भरोसा करेगा? लोग तुम्हारी शॉप देखेंगे तो एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है, फिर कौन अपनी गाड़ी तुमसे रिपेयर करवाएगा? मैं उस आदमी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझा। मैं बस शॉप के बाहर कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा और अपनी पुरानी नोटबुक पलटने लगा। ये नोटबुक मेरे साथ पूरे 8 साल से थी। उसका लेदर कवर जगह जगह से घिसकर उतर चुका था। कॉर्नर्स भी पूरी तरह मुरझा गए थे, लेकिन अंदर हर पेज पर बहुत सारी राइटिंग थी। मैंने हर मॉडल की कॉमन प्रॉब्लम्स और उन्हें डायग्नोज करके रिपेयर करने के तरीके को बहुत केयरफुली नोट किया हुआ था। सुबह 9:30 बजे के आसपास आचियांग वहां से गुजरा। वो शॉप के बाहर कुछ देर खड़ा रहा और अपना सर खुजाने लगा। मास्टर, मैं अपना टूल बॉक्स लेने आया हूं, कॉर्नर में पीछे रखा है, खुद जाकर ले लो। आचियांग चुपचाप अंदर चला गया। उसके कदम बहुत धीमे और संभल कर पड़ रहे थे। वो कॉर्नर में गया और अपना टूल बॉक्स उठा लिया। मेरे पास से गुजरते वक्त वो एक पल के लिए रुक गया। मास्टर, ब्रदर वी ने कहा है अगर आप उनकी शॉप पर आ जाओ तो वो आपको हेड मैकेनिक बना देंगे। सैलरी भी अभी से ज्यादा होगी। मुझे नहीं चाहिए। मास्टर, आचियांग, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश मत करना। उसी दोपहर दाल यू भी आ गया। मास्टर, मैं अपना सामान लेने आया हूं, ले जाओ। वो अंदर गया, ड्रॉअर खोला और अपने कुछ कॉमनली यूज्ड स्पैनर्स और एक टॉर्क रेंच निकाल लिया।
रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी सिस्टर ली दालियों को टूल्स बैग में रखते हुए देखती रही। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर में वो खुद को रोक नहीं पाई। बॉस, आपको बुरा नहीं लग रहा? किस बात का बुरा? एक एक करके सब चले जा रहे हैं। आपने इन सबको इतने सालों तक ट्रेन किया, एक बार जाने का डिसाइड किया और बस चले गए। जो बाद में गया वो पहले वाले से भी ज्यादा रूथलेस था, एक प्रॉपर गुड बाय तक नहीं बोला। उनके पैर हैं, जहां जाना है जाने दो। तो आप उनसे बात कीजिए ना, उन्हें एक बार डांट दीजिए, वो भी चलेगा। कम से कम उन्हें पता तो चले कि आप उनसे गुस्सा हैं। डांटने से क्या फायदा? जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था तभी से वो सब कुछ अच्छी तरह प्लान कर चुके थे। उसे पहले से पता था कि मुझे गुस्सा आएगा, चाहे मैं उन्हें गाली दूं या ना दूं, वो फिर भी चले ही जाते। सिस्टर ली कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी, लेकिन फिर मुड़कर रिसेप्शन काउंटर के पीछे चली गई। मैं शॉप के बाहर बैठा था। ग्रे टाइल्स वाली फ्लोर पर एक क्रैक पड़ा था। ये क्रैक 1 साल पहले पड़ा था, जब मैं इंजन निकाल रहा था और सिलेंडर ब्लॉक हाथ से गिरकर फ्लोर पर जा लगा था। मैंने आंखें बंद की और उस वक्त को याद करने लगा जब वो सिर्फ 16 साल का था। जिस साल वो पहली बार शॉप पर आया था, उसका बदन बहुत पतला और छोटा था। उसने कहा था, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहकर कोई स्किल सीखना चाहता हूं। ठीक है, इसे मेरे साथ रहने दो। पहले दिन मैंने उसे एक स्पैनर लाने को कहा। उसे 10 और 12 के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता था। 3 बार गलत स्पैनर लेकर आया। मैंने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, बस पेशेंटली उसे एक एक करके सब आइडेंटिफाई करना सिखाया। 1 हफ्ते बाद उसने इंजन ऑयल चेंज करना सीख लिया। 1 महीने बाद वो खुद टायर्स निकाल और लगा सकता था। जो पहला इंजन मैंने उसे डिसमेंटल और असेंबल करना सिखाया, वो एक पुरानी जेटा का इंजन था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कैम गियर की एग्जैक्ट पोजीशन सेट करना सिखाया। उसके हाथ बहुत छोटे थे, वो टॉर्क रेंज को पूरी तरह पकड़ भी नहीं पाता था। इसीलिए मैंने एंटी स्लिप टेप निकाली और रेंच के हैंडल पर कुछ लेयर्स लपेट दी ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। उस जेटा के इंजन को हम दोनों ने खोलने और दोबारा असेंबल करने में पूरे 3 दिन लगा दिए। जिस दिन इंजन कंप्लीट हुआ, उसका पूरा चेहरा इंजन ऑयल से काला हो गया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। मास्टर, मैंने कर लिया। बेटा, अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है। पूरे 8 साल। जब वो टॉर्क रेंज तक ठीक से पकड़ नहीं पाता था, तब से लेकर आज तक, जब वो अकेला पूरा इंजन ओवरहॉल कर सकता था, जब वो गलत स्पैनर लेकर आता था, तब से लेकर आज तक, जब सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता था। पूरे 8 सालों तक मैंने अपनी हर नॉलेज उसे सिखा दी। मैंने उसे सिर्फ कार्स रिपेयर करना नहीं सिखाया, मैंने उसे कस्टमर्स से बात करना, प्राइस एस्टिमेट देना और ये जज करना भी सिखाया कि किसी कार को रिपेयर करना वर्थ इट है या नहीं। लेकिन जब वो शॉप छोड़कर गया तो मेरे कस्टमर रिकॉर्ड्स की पूरी फाइल भी चुरा ले गया। मैंने आंखें खोल दी। बाहर टाइल्स पर अभी भी सनलाइट पड़ रही थी, वो क्रैक अभी भी वहीं था, लेकिन मेरे सामने अब कोई स्पैनर पकड़कर खड़ा नहीं था। शाम को शॉप बंद करने का टाइम होने वाला था, तब एक मिडिल एज्ड आदमी चश्मा पहने शॉप के बाहर खड़ा था। उसने नए साइन बोर्ड को कुछ बार देखा, फिर अंदर शॉप में झांकने लगा। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद वो अंदर आ गया। मैं खड़ा हो गया। अंकल, कार रिपेयर करवानी है? उसने मुझे हेड टू टो देखा। तुम ओनर हो? जी, मैं ही हूं। सुना है तुम्हारी शॉप डिफिकल्ट कार प्रॉब्लम्स की स्पेशलिस्ट है, सच में या बस मजाक है? सच है। मेरी कार 3 जगह रिपेयर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम देखना चाहोगे? कौन सी कार है अंकल? पुरानी टोयोटा क्राउन 2000 मॉडल, 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। आइडलिंग पर कार बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है और एक्सेलरेटर दबाने पर पिकअप बिल्कुल वीक है। टाउन के मैकेनिक्स कह रहे हैं कि इंजन खोलकर दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। एस्टिमेट लगभग 40 से 50 हजार युआन का आ रहा है। मैं इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। अगर तुम इसे रिपेयर कर सकते हो और प्राइस रीजनेबल हुआ तो मैं रिपेयर करवाऊंगा। मैंने वॉल पर लटकी अपनी पुरानी नोटबुक उतार ली, कुछ पेजेस पलटे। 2000 टोयोटा क्राउन JZS 155 मॉडल, 3.0 लीटर इंजन, इनलाइन 6 सिलेंडर। आइडलिंग पर वाइब्रेशन का मतलब हाई चांस है कि इग्निशन कॉइल्स पुराने हो चुके हैं और स्पार्क प्लग वायर्स में लीकेज हो रहा है। तुम्हें गार्ड देखे बिना ही पता चल गया? जरूरत नहीं, इस प्रॉब्लम को मैं बहुत बार रिपेयर कर चुका हूं। तो चलो मेरी कार देख लो। मैंने वॉल पर लटका हुआ अपना वर्क यूनिफॉर्म उठाया और उस पर लगी डस्ट झाड़ दी। कार कहां है अंकल? मैं उस चश्मे वाले आदमी के साथ रोड के दूसरी तरफ चला गया। वहां वो पुरानी क्राउन खड़ी थी।
बॉडी सिल्वर ग्रे कलर की थी। पेंट की शाइन काफी कम हो चुकी थी, लेकिन